नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट की और साथ ही राजस्थान में पूछे जाने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली राजस्थान की जीके की। राजस्थान में जो जीके पूछी जाती है वो मेनली राजस्थान की बुक से ही पूछी जाती है, तो इसीलिए हम लेके आए हैं आरबीएससी की बुक कक्षा 6 की है, जो हम कक्षा 6 से ही ये लगी हुई है, यहीं से इसकी शुरुआत है और बेसिक तरीके से इसमें राजस्थान की जीके को समझाया गया है। ये भाग 1 की पुस्तक है। इस पुस्तक में कुल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 9 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं पाठ 10 लोक संस्कृति एवं कला। इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद हम कक्षा 7 की बुक को लेकर आएंगे, उसमें से भी हम राजस्थान की जीके को जानेंगे और जो फैक्ट्स राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोक संस्कृति एवं कला पाठ 10। इस चैप्टर की शुरुआत एक काव्या नाम की लड़की से हुई है, जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर राजस्थान में विद्यालय में पहुंची है। प्रार्थना सभा में जब वह गई तो उसका स्वागत किया गया और अपने अनुभव बताने के लिए उसको आमंत्रित किया गया। काव्या ने सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस से संबंधित विभिन्न अनुभवों को शेयर किया। उसने वहाँ की कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में कई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। अब प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। तो चलिए इनके बारे में और विस्तृत रूप से जानते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जो आपको रीट और राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने वाली जीके की तैयारी करने में आपकी मदद करेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं। परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के 2 रूप हैं। सबसे पहले पूर्वी राजस्थानी और फिर है पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। तो सबसे पहले वाली जो पूर्वी राजस्थानी है उसको हम 4 प्रकार में बांटेंगे। ढूंढानी, जो जयपुरी क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती, मेवाती व अहीरवाटी। इसके बाद पश्चिमी राजस्थानी भाषा को भी हम 4 बोली में बांटते हैं, जो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में चारों बोलियों में बड़ी ई की मात्रा आई है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी, जो हमें याद रखने में सहायता करेगी। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित नहीं है, तो हमें ये ट्रिक याद करने में काम आएगी। आगे चलते हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में विभिन्न अंतर देखने को मिलता है। कहीं दाल ढोकला खाते हैं, तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी, तो कहीं कैर सांगे। तो इनकी फ़ोटोज़ भी आपको इस बुक में दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं और घर में भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तृत रूप से जानते हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में। वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाओं के लिए घाघरा चोली व रंग बिरंगे गोटा लगी ओढ़नी होती है। पुरुषों के लिए पारंपरिक परिधान जैसे कि धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा होते हैं। स्वाभाविक व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।
जिसे हम वेस्टर्न ड्रेस बोलते हैं, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। हम देखते हैं जैसे ही फॉरेनर्स आते हैं, वो राजस्थान में जब घूमते हैं, वहाँ की ड्रेसेस को पहनते हैं, खरीदते हैं, वहाँ फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ये बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के चटक रंगों के कारण, इतनी चमकीलेपन के कारण लोगों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। अब हम जानेंगे मनोरंजन के राजस्थान के पारंपरिक साधन किस प्रकार के होते हैं। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान में विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू, चक्कर, कंचे आदि खेलते हैं। चौपड़, चौरस कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, यहाँ कालबेलिया आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो नृत्य है, इनको राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल खेले जाते हैं। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवारी, तमाशा, तुराकलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वान, नौटंकी, भवई आदि प्रमुख हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि लोक नाट्य शैली में राजस्थान में कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ के जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। तो हमें याद रखना है ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुराकलगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये सब राजस्थान के लोक नाट्य शैलियाँ हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान नाट्य शैली से संबंधित शैली नहीं है। तो हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व व त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया ये पर्व मनाए जाते हैं। अगर नृत्यों की बात करें तो गवरी, गैर, रम्मत ये नृत्य मनाए जाते हैं, किए जाते हैं, और लोकगीत भी वहाँ की परंपराओं को दर्शाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे गणगौर क्या है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि चैत्र शुक्ल तृतीया से गणगौर का आरंभ होता है। गण और गौर ये दो शब्द से बना है, जिसमें गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में किन्हीं 3 दिन तो किन्हीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पर्व आया है जिसे हमें याद रखना है, वह है गणगौर। इसमें से हमने जाना कि गणगौर जो है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसमें दोनों शब्द का मतलब है गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती। तो इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत ही उल्लास से ये पर्व राजस्थान के समूचे जिलों में मनाया जाता है। चलिए और सांस्कृतिक विविधता को जानने की कोशिश करते हैं। तीज। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। तो तीज हमें याद रखना कब मनाया जाता है, ये श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। हमारे जो ये सांस्कृतिक त्यौहार है, ये हमें प्रकृति से जोड़े रखने का भी एक बहुत ही अच्छा एक कारण बनते हैं। तो इसी के माध्यम से लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, उन्हें
उनकी पूजा करते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा गणगौर, ये शिव पार्वती से संबंधित त्यौहार है। और जो अभी तीज पढ़ा हमने, ये नवविवाहिताओं के लिए एक अच्छा त्यौहार है। अब हम जानते हैं शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन किया जाता है और शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है। बासोड़ा, ये हमने भी देखा है कि लोग जो बासोड़ा का पूजन करते हैं, एक दिन पहले ये भोजन बना लेते हैं और अगले दिन उनका भोग लगाया जाता है। इसके बाद बसौड़ा जो है एक दिन पहले मना लिया गया। जयपुर के पास चाकसू की शील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो शीतला अष्टमी एक इम्पॉर्टेंट पर्व है क्योंकि इसमें बसौड़े से संबंधित एक तथ्य आया है। चलिए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया सभी धर्मों में महत्व रखता है और साथ ही जैन धर्म में इसका भी बहुत महत्व है। चलिए और कुछ त्योहारों के बारे में भी जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले। अभी हमने जाना कुछ पर्व त्योहारों के बारे में, जैसे कि हमने भी पढ़ा है गणगौर, तीज, अक्षय तृतीया, आखा तीज, इन सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कुछ मेलों के बारे में जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले है पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिनमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल में यहाँ दीपदान होता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, हमें ये याद रखना है, अजमेर जिले के पुष्कर नगर में। और ये कब आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर। अब है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में कैला माता का मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। तो कैला देवी का मंदिर कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर में। और ये कब लगता है, चैत्र शुक्ल की अष्टमी को। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है लक्खी मेला। अब है महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्णा द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। तो महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी के मंदिर के पास ये मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा भी है। अब है कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरे पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। तो कोटा दशहरा का मेला कहाँ लगता है, ये मेला आयोजित होता है कोटा में। और महाराव दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था और महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसे बहुत ही आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। अब हम जानेंगे कुछ और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी।
तो हरियाली अमावस्या मेला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी शुरुआत किसने की थी। तो यह की थी महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। तो इससे नाम को रिलेट करके हम इसको याद रख सकते हैं, हरियाली अमावस्या मेला जो कृष्ण पक्ष में लगता है, और हरियाली मतलब ये सावन से संबंधित है। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडरों के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। तो यह भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस चीज़ से संबंधित है। चलिए आगे इस बारे में और जानते हैं। बेणेश्वर मेला, यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। मार्ग पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोन नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि माही, जाखम और सोन नदियों के संगम स्थल पर कौन सा मेला लगता है। तो वह है बेणेश्वर का मेला। अब है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले के देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले व सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। तो प्रश्न ऐसे यह भी पूछा जा सकता है कि चूहों की पूजा किस मंदिर में की जाती है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो इसका आंसर है करणी माता का मंदिर जो बीकानेर जिले में स्थित है। करणी माता की यहाँ पूजा की जाती है और करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। अब है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक मेला आयोजित होता है। तो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सीकर जिले में। और कब लगता है? फागुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक। अब हम पढ़ते हैं बाबा रामदेव का मेला। ये बाबा रामदेव शायद पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं, ये दूसरे बाबा रामदेव हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रुणाचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोकप्रिय देवता हैं जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मज़ार है। इसे मज़ार फ़करी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मज़ार फ़करी किसका नाम है। तो यह है फखरुद्दीन मौला की मज़ार। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अब हम जानेंगे राजस्थान के कुछ अन्य मेलों के बारे में। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भृतहरि मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर में गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गाँव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है, वरना याद रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ मेन चीज़ों से ही पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए चैप्टर के साथ। ये 10वां चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।